कि मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन कितना ज़्यादा खतरनाक है। जितना हार्मफुल शराब पीना है, जितना हार्मफुल अफीम लेना है, आजकल उसी तरीके से इंटरनेट या मोबाइल। क्या सेक्स लाइफ प्रभाव डालती है मेंटल हेल्थ पर? डेफिनेटली a healthy sex life is very important for a good mental as well as physical health. Why mental health issue is increasing day by day? Why? पेशेंस कम हो रहा है लोग, ये सारे फैक्टर्स हैं कि आप जो मेंटल की पेशेंट। ओके, द लास्ट सवाल, लोग अपने मेंटल हेल्थ इशू का खुद ही सॉल्व करने लगते हैं। उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए? साइकेट्रिस्ट कितना ज़्यादा हेल्पफुल है उनके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए? तो हरे कृष्णा टू एवरीवन एंड वेलकम back to another podcast of Cincinnati. So today we have honor to have Dr. Raveen Goyal. He is a best psychiatrist in Riva. और इस वीडियो पर हमने मेंटल हेल्थ पर बात की, डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल इलनेस को बहुत डीप वे में समझा और भी बहुत सारी बातें की। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए बात करते हैं डॉक्टर रवीन गोयल से। ओके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, जिससे लोगों को ईजिली समझने में आसानी कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंसेस है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, साइकियाट्रिस्ट जो होता है ना, हम साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हो, ये एक मेडिकल की ब्रांच होती है और हम बेसिकली डील करते हैं मेंटल इलनेसेस के साथ, जिसको ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं और थेरेपीज भी करते हैं। जबकि जो साइकोलॉजी होता है दैट इज मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो होता है ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये जनरली डील करते हैं दोनों चीज़ों से, नॉर्मल साइकोलॉजी से भी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी से। और इनके लिए इंक्लूडेड होता है कि जनरली थेरेपीज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक आर्ट्स का एक सब्जेक्ट। ओके, मेंटल हेल्थ मतलब मुझे लगता है कि ये एक बड़ी दीवार की तरह है और इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। मुझे बताइए कि क्या क्या छिपा है, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। तो पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है हेल्थ। जैसे अपन आम भाषा में समझे तो हेल्थ क्या है कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं। पहले के समय में मेंटल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और जब हम यदि फिजिकल हेल्थ से हम नॉर्मल है तो हमको लगता था हम हेल्दी। बट हेल्थ में अब दोनों ही चीज़ें इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। जितनी ज़रूरत हमारी फिजिकल हेल्थ की है उतनी ही मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें कोई मेंटल इलनेस नहीं है या कोई मानसिक बीमारी नहीं। मेंटल हेल्थ बेसिकली सरल भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो ये हमारी कैपेबिलिटी है रोज़मर्रा की परेशानियों को झेल पाने की, उससे कोप अप कर पाने की, और उसके बाद अपना जीवन एक सुखी या मज़े से जी पाए। तो वी कैन से कि यदि हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी परेशानियों को कोप अप कर पा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हमारे रिलेशनशिप्स में इशू आ रहे हैं या हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में इशू आ रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर मेंटली हेल्दी। तो क्या इसके टाइप्स भी हैं, जैसे ये डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस और स्लीप डिसीज? डिप्रेशन, देखिए मेंटल हेल्थ, यदि मेंटल इलनेसेस की बात करें तो ये बहुत समुंदर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसको सरल भाषा में यदि हम डिवाइड करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं और एक सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो आम तौर पे पाए जाते हैं, जिसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि एंजाइटी या घबराहट की बीमारी, डिप्रेशन या उदासी की बीमारी। देन इसके अंदर एंजाइटी के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो एक प्रॉब्लम है। ओसीडी एक बहुत कॉमन परेशानी है, वो इसमें आता है। देन नशे की समस्या है, देन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है। ये सारी कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में और यदि हम बात करते हैं सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, तो उसमें बेसिकली दो गैमेट होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। एक होता है साइकोसिस, मेडिकल टर्म में हम लोग उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, ये एक गंभीर मानसिक बीमारी। देन एक
मूड डिसऑर्डर में एक वैरायटी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति कई बार बहुत गंभीर स्थिति में आ जाता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी, वृद्ध अवस्था में डिमेंशिया एक बीमारी होती, वो एक गंभीर मानसिक बीमारी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि हर साल किसी को बॉडी पेन, मोच, बुखार, सिर दर्द, ये सारी समस्याएं होती है, जिनको ठीक करने के लिए हर एक घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिनमें कुछ गोलियां होती है जो इन बीमारियों को ठीक कर देती है। ठीक उसी तरह हर साल आपको रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं, एंजाइटी मिलती है, आपको रिलेशनशिप लॉस मिलते हैं एंड लो सेल्फ एस्टीम जैसी चीजें आपके साथ होती है। बट इन चीज को ठीक करने के लिए घर में किसी भी तरह की फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। तो ये ठीक कैसे हो? और क्या आप इस चीज के साथ एग्री करते हो कि हर घर में एक इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज को मैं थोड़ा दूसरी तरीके से रखूं। देखिए, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हैं कि व्यक्ति को एंजाइटी हो रही है तो उसको ये दवाई ले। इसको हम एक कंप्लीट बास्केट की तरीके से समझ के देखिए, इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स को एक जस्ट टू लुक इट इन एन अनदर वे। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहली चीज़ तो हमारे अंदर अवेयरनेस, हमारे अंदर ये ओपननेस होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। यदि हमको लगता है हम एंशियस हो रहे हैं, हमको घबराहट हो रही है, यदि हमको लग रहा है कि हमें डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए घर वालों से बात करने में, और ना घर वालों के अंदर ये झिझक होनी चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करें। अधिकतर ये हमारे साथ होता है कि पेशेंट तो चाह रहा है या व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे को हेल्प चाहिए, पर घर वाले बोलते हैं कि नहीं हमारे लड़के। क्योंकि आज की डेट में भी हमारे यहाँ ये एक धारणा है कि यदि किसी को बोल दिया जाए कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी ये थॉट आता है कि हम क्या पागल हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम्स है। जैसे किसी को भी बुखार हो सकता है, जैसे किसी को भी सर्दी जुकाम हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जैसे किसी को भी एंजाइटी हो सकती है और डिप्रेशन हो सकता है। ओके, देन इसके अलावा यदि इस चीज बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो परिवारों में होनी चाहिए, वो एक होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप होने हमारे अंदर। क्योंकि हम कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ में परेशान है, किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बट हम उसको डिस्कस नहीं कर। एग्जैक्ट। तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से कुछ इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, जो आने वाले समय में कई प्रकार की मानसिक बीमारियों को की शुरुआत कर सकती। तो यदि घर के अंदर एक अच्छा लाइवली माहौल है, अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप है बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों की रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि घर में ही हमारे रिलेशन, घर के बाहर भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर अच्छा, तो ये कायदे से एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए प्रिवेंटिव रोल। तो ये हमें आने वाले समय में मानसिक बीमारियों से बचाने का काम। ओके, तो ये एक पर्सनल सवाल भी है और एक यूनिवर्सल सवाल भी है कि जब ब्रेकअप होता है तो दोनों लोग हर्ट होते हैं। ओके, बट जो गर्ल होती है वो इजीली इस चीज को भूल जाती है, इजीली मूव ऑन कर जाती है। बट जो लड़का होता है ना, वो इजीली इस चीज को मूव ऑन नहीं कर पाता और उसे इस चीज को भुलाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये बस मेरे अकेले का सवाल नहीं, ये बहुतों का सवाल है, बहुत से लड़कों का सवाल है कि वो लोग इजीली भूल नहीं पाते। क्यों? देखो, ये बायस्ड क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन पूछ। पहली चीज तो ऐसा नहीं होता है। नहीं कि होता है। ये मेरी बस कहानी नहीं है, मैंने मतलब बहुत लोगों से पूछा है कि भूलने में टाइम लगता है उनको, लड़कों को। ऐसा नहीं, ब्रेकअप में जो जितना ज़्यादा कमिटेड होता है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अभी किसी रिलेशनशिप में वो लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस है, लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि ये आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है। तो कि फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप होती हैं। ठीक है, तो यदि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है
और फिर ब्रेकअप करता है तो उसको कम फर्क पड़ता है। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है और फिर ब्रेकअप होता है, उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम लोग पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। एंड देखो, अब एनी हाउ यदि आप किसी रिलेशनशिप में हो तो एक समय के बाद ना आप उस पर डिपेंडेंट, इट इज़ लाइक कि आपका एक रूटीन बन जाता है। अब उससे बात करनी है, अब उससे मैसेज करना है या उससे मिलने जाना, एक्जैक्टली, एंड ऑल ऑफ ए सडन ब्रेकअप हो गया तो लाइफ में एक वैक्यूम तो बन जाता है। तो ये बोलना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये गलत। फर्क तो पड़ेगा, सवाल सी बात है। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, इट हैपेंस विद एवरीवन। दो अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई तब भी आपको बुरा लगेगा। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप में किसी तरीके से ऐसा हो गया कि मेरी बातचीत बंद हो गई तब भी आपको बुरा लगेगा। इट हैपेंस विद एवरीवन। नो, कमिंग टू द फैक्ट कि यदि ऐसा हो गया तो क्या कर, ओके, ठीक। तो इसके दो तरीके हैं। कई बार मैं अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि ब्रेकअप शुड बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि यदि ब्रेकअप हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो कंपैटिबिलिटी इशू था। एग्जैक्टली, ठीक है ना, ठीक। यदि ब्रेकअप तभी होगा ना जब दोनों में से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, वी आर मेड फॉर ईच अदर और ब्रेकअप हो गया। नहीं, किसी ना किसी ने तो डिच किया हो। तो ये जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो यदि ब्रेकअप हो रहा है तो दैट मीन्स द रिलेशनशिप में इनकम्पैटिबिलिटी। ब्रेकअप हो रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, एंड इफ आई एम नॉट मेड फॉर समवन एंड इफ वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तो जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। एग्जैक्टली, ठीक है। और बुरा लगना स्वाभाविक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सेकेंडली, मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि इफ समबडी हैज क्लियरली सेड नो टू यू तो एटलीस्ट हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। यदि तुमको लगता है कि नहीं जम पा तो जस्ट लेट इट गो। होता क्या है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर हम बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो, ग्रीफ जब होता है ना, जब कोई इतना जाता है तो उसका बेस्ट हीलर टाइम, ठीक है, और उस जगह को भरने वाले लोग चाहिए, ठीक है ना। तो उस समय में हमारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं आज की जनरेशन में इस चीज को कमी दे बहुत अर्ली स्टेज में। और ये मेरा एक रैंडम ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, बट ये मेरा रैंडम ऑब्जर्वेशन कि बहुत जल्दी आजकल लड़के लड़कियों दे कम इनटू रिलेशनशिप, और जब ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो इनको एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं दिख रहा। हाँ, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है? क्या हम लोग थोड़े पुराने 90s वाले इरा वाले, यस ओल्ड हमारे टाइम में इतना ज़्यादा मोबाइल फोन नहीं था, हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली। तो यदि आपकी रिलेशनशिप है नहीं तो आपकी रिलेशनशिप उतनी देर है कि चलो हफ्ते में एक बार मिल लिए, कहीं बाहर चले गए, ठीक है। पर आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी कि आप दिन भर मिले हो, या तो टेक्स्ट कर रहे हो या वीडियो कॉल में हो या कहीं बाहर मिल रहे हो, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप की वजह से आप बाकी सबको छोड़ते हुए चल, तो जब आपका ब्रेकअप होता है तो उस समय आप बिल्कुल अकेले, ठीक है, कोई भी नहीं होता आपके पास। क्योंकि जब आप रिलेशन में तब तो आपने अपने दोस्तों को बाफ दिया, वो बोल रहे हैं कि चलो यार यहाँ चल रहा है और यहाँ तो चल जा रहे हैं, चलो यार यहाँ चल रहा है, नहीं मेरे को दूसरे आप बात कर दिया, बट नाउ शी इज नॉट देयर, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा पेन देती है, ठीक है ना। तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, या और जो भी लोग किस तरीके के क्लाइंट्स हमारे पास, आई ऑलवेज टेल कि एटलीस्ट ठीक है आप रिलेशनशिप में हो, आई एम नॉट टू टेल यू कि मैं आप मॉरल साइंस नहीं बता रहा हूँ, सही गलत, एवरीथिंग इज राइट, ठीक है ना। बट उसके साथ बाकी चीज़ों को आप इग्नोर मत। आपके सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप उतना इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप इतना ही, और दोस्तों के साथ उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जब आप पेन में होते हो ना, और कई बार वो चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते, उस समय में आपके वो फ्रेंड्स बहुत था। तो मैं जनरल मैसेज आप पर्टिकुलरली आपकी यूथ में ही बोलूँगा कि ठीक है, इफ यू आर इन रिलेशनशिप इट्स ओके, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू इग्नोर योर फ्रेंड। तो दुख दोनों को होता है, समय के साथ ठीक होता है, ठीक है ना। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि क्या होता है ना कि जब हम पहली बार किसी रिलेशनशिप में आते हैं या शुरू में आते हैं तो हमको लगता है बस यही है वो जो मेरे लिए है, और यदि वो नहीं होती है या होता है तो लगता है कि जीवन खत्म है, जीवन खत्म। और बहुत अनफॉर्चुनेट है, कई बार लोग कुछ गलत हरकत भी कर ले। बट अगेन आई वुड से कि जस्ट टेक इट एन एग्जाम्पल कि आप जब 10th क्लास में थे
बोर्ड का एग्जाम था तो आपको लग रहा था कि जीवन में इससे कठिन समय या इससे बुरा समय तो आ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, इतना सारा कोर्स है, बट नाउ यदि आपको कॉलेज में हो तो आप भूल चुके हो उससे। आज को आपको मैं पूछूं कि कितना मुश्किल था तो आप बोलोगे था तो, पर मुझे उतना याद नहीं। इट हैपेंस विद एवरीथिंग। उस पॉइंट, उस हीट ऑफ द मोमेंट में आपको लग रहा होगा कि आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान, बट आंखें खोलो, चारों तरफ देखो तो आपको समझ में आएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा दुखी आदमी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो टाइम को काम करने दो, अपने ऊपर काम करो, कोप करो। ठीक है, कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो शुरुआती डिफिकल्टीज में टूटना अच्छी चीज़ नहीं, और जब बिल्कुल ही नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो लेट द टाइम डू इट्स वर्क। थोड़ा टाइम दो। यहाँ इट्स मीन कि टाइम जो है सब कुछ हील कर देता है, बहुत कुछ हील कर देता है, बट उसके लिए आपको अपने कोलैटरल्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये नहीं कि अब आप एक कमरे में बैठ के बंद होकर रो रहे। ठीक है ना, वो भी अच्छी चीज़ नहीं। आप अपनी प्रॉब्लम से अपने दोस्तों के साथ बोलो, वेंटिलेट करो। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आपके दोस्त शायद आपकी कोई मदद नहीं करें, पर उनसे आप यदि बोलोगे तो आपको बाद में लगेगा कि कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे। ठीक है ना, तो वो लेकिन मैं लोगों को देखता हूं कि अगर उनको ग्रीफ फील भी हो रहा है तो वो एस्केप करने को ट्राई करते हैं। वो लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, वो लोग जिम ट्राई कर लेते हैं, वो लोग अलग अलग चीजें करके अपने आप को उस प्रॉब्लम से एस्केप करते हैं, उस ग्रीफ से एस्केप करने लगते हैं और अपने आप को दूसरे कामों में लगा देते हैं और ग्रीफ को एक्सप्रेस नहीं करते। तो क्या ये सही है या गलत, ये समझ में नहीं आता। ग्रीफ एक नॉर्मल ह्यूमन, ग्रीफ बेसिकली क्या होता है, यदि हमारे किसी बहुत करीबी इज नॉर्मल और या हमसे दूर चला गया तो उसके बाद एक नॉर्मल, एक उदासी वाली फीलिंग आती, विच इज क्वाइट नॉर्मल। और एक जैसा मैंने आपको बताया, बेटर कोपिंग या बेटर मैकेनिज्म उससे एस्केप करना नहीं। बेटर मैकेनिज्म है क्या, उसके बारे में बात करो। जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं उसके लेकर वो आप एक्सप्रेस करो, उससे आपको नुकसान नहीं हो, फील बेटर। ठीक है ना, और ग्रेजुअली जैसे मैंने बोला, एज द टाइम पासेस तो थोड़ा सा ग्रीफ धीमे 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 कम हो जाता है। यू हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई जब हमारे बीच नहीं रहता है तो एक बहुत उदासी वाला विचार होता है। शायद अब आप इस चीज़ को जोड़ के देखो, शायद इसीलिए हमारे कस्टम्स या रिचुअल इस तरीके से बने कि जब कोई जाता है तो घर में सारे लोग रहते हैं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ठीक है ना, आप अकेले नहीं रहते उस दौरान, आप जनरली जो व्यक्ति अब आपके बीच में नहीं है उनके बारे में बातें करते हो। ठीक है ना, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो वो हमारे को ग्रीफ से कोपिंग में हेल्प कर। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा, या मैं यदि रो लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, या मैं किसी से एक्सप्रेस कर लूँगा। लाइक नहीं, दीज ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस। यदि मुझे बुरा लग रहा है, यदि मुझे दुख हो रहा है तो मुझे ये चीज़ एक्सप्रेस करनी चाहिए। यदि मुझे रोना आ रहा है तो आई शुड क्राई, मुझे रोना चाहिए। ठीक है ना, और पेन इज इक्वल फॉर एवरीवन। तो यदि पेन है तो उसको एक्सप्रेस करोगा। अपने माइंड में या अपने ब्रेन में आप जितने कम, इसको कहते हैं जितना कम कचरा रखोगे, आप अपने कमरे को अच्छे से साफ सुथरा रखते हो तो अच्छा लगता है आपको। वैसे अपने ब्रेन को भी साफ सुथरा रखो, तो जो इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस को क्यों अंदर रखो। वैसे मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूँ, कोपिंग के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और जो आप लोगों की जनरेशन आजकल सबसे ज़्यादा कम करनी, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से दूर, वो आपके अंदर की सारी कैथारसिस करा देगी, सारी बातें निकलवा देगी, सारा एग्रेशन निकाल देगी। ठीक है, यस आपके अंदर जितनी है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल जिनके अंदर थोड़ी इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है, कि कोई गुस्सा आता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि स्पोर्ट्स खेलना। स्पोर्ट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल लाइफ। मुझे लगता है कि जो मैंने शायद मैथ्स पढ़ी होगी या जो मैंने सोशल साइंस पढ़ी होगी, वो जीवन में मेरे इतना काम नहीं आओ जितना यदि मैं एक स्पोर्ट्स को अपनाता। तो इसलिए
मैं हमेशा हर किसी से बोलता हूँ कि ऑलवेज वन शुड हैव वन हॉबी एंड वन स्पोर्ट्स में, ठीक है ना। तो ये एक जनरल चीज़ है जो हर किसी की लाइफ के लिए हेल्दी है, बोथ फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ। और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप सब भूल जाते हो, आप यू आर इनटू योर स्पोर्ट, आप दुनिया भर के मजाक कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, और आप खेल भी रहे हो, ठीक है ना। वो एक ऐसा मोमेंट होता है। सी यदि कई लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि सर आप वॉकिंग कर, वॉकिंग इज गुड, मैं उसके खिलाफ नहीं, पर जब आप वॉक कर रहे हो तो आप फिजिकली तो एक्टिव, बट मेंटली आप वही सोच रहे हो यार आज ऑफिस में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, तो मेरी मेंटल हीलिंग नहीं हो। बट जब हम खेल रहे हो तो मैं सब भूल चुका हूँ, आई एम कंप्लीटली टू दैट स्पोर्ट एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो मेरी मेंटल हीलिंग के लिए, तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि हमेशा यू शुड हैव दिस हैबिट कि एक स्पोर्ट तो हम खेलते ही, चाहे जिस लेवल में आप, ठीक है ना। आप 8 दोस्त का ग्रुप बना लो, फिर हम रोज भी खेल सकते हैं, आप 3-4 दिन खेल सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू ये क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ इससे कि वंस यू स्टार्ट प्लेइंग इट आप तो छोड़ो ही। डू यू थिंक कि सोसाइटी मेल और फीमेल को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है, और क्या सोसाइटियल प्रेशर मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकता है? सोसाइटी मेल और फीमेल को अलग ट्रीट करती है, मैं कह सकता हूँ अभी भी डिफरेंस है, बट यदि मैं बोलूँ कि आज से 15 साल पहले और आज में वो डिफरेंस काफ़ी हद तक कम हुआ रिड्यूस, ठीक है ना, एग्जैक्टली। और बिकॉज ऑफ बेटर फीमेल एजुकेशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ओपननेस, एक्सपोजर, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें कम हुई है, और फैमिलीज ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। और फिर भी अभी हमारे रूरल एरियाज़ में, जो हमारे आसपास के रूरल है, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड यस, सोसाइटी बहुत बड़ा कई बार प्रेशर इम्पोज करती है जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं। कई बार क्या होता है ना, चीज़ें नॉर्म्स में नहीं फिट हो, और उस नॉर्म्स में फिट होने के चक्कर में बहुत सारे इश्यूज आने लग जाते हैं। नॉर्म्स मतलब कि कई बार क्या होता है, सोसाइटी का ये चीज़ ऐसे ही करनी है, या हमारे परिवार में ऐसे ही होती है, ये वैसे ही होती है, ठीक है ना। पीपल स्टार्ट थिंकिंग बिकॉज ये टाइम इज चेंजिंग, जनरेशन इज चेंजिंग, और कई बार सोसाइटी कुछ इस तरीके की ऑर्थोडॉक्स फीलिंग होती है जिसकी वजह से वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो उसकी वजह से एक क्लैश होता है जनरेशन में। तो आई थिंक जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उस तरीके से हम, हालांकि चेंजेस आ रहे हैं, बट हाँ इसमें हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार लोगों को पता होता है इसको प्रॉब्लम है, बट इलाज नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि कोई क्या सोचेगा कि इसको बताओ मेंटल हेल्थ की या मानसिक रोग हो गया है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, एक आपको जो अपने यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये बात आई है तो डेफिनेटली बोलना चाहिए। क्या होता है कि कई परिवार हैं जिन्होंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि कभी घर में किसी ने अल्कोहल लिया या कोई नशे का सब पदार्थ लिया। अब नेक्स्ट जनरेशन आई, चीज़ें आज के समय में इतनी ओपन हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, तो कई बार बच्चे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। और ट्राई करने के बाद फिर बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है, बहुत बड़े डिफरेंसेज आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ उसको छुपाने के चक्कर में कि भैया हम ड्रिंक नहीं कर रहे, जैसे आजकल अपने रीवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कोरेक्स लेनी या गोलियां खाने। आपको सुन के हैरानी होगी, पहली बार में कोई भी नहीं सोचता कि मैं कोरेक्स पीऊंगा या वो गोलियां खाऊं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पर बहुत सारे पेशेंट हैं। तो मैं हमेशा हर किसी पूछता हूँ शुरू कैसे, तो द ओनली रीजन जिसकी वजह से लोग ये मेडिकल नशा करने लगते हैं उसका रीजन है कि उससे महक नहीं है, किसी को पता नहीं चले, और उनको ये भी मालूम कि ये कितने खतरनाक नशे हैं और हम कितनी जल्दी इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे, और फिर हमारी इस नशे को लेना मजबूरी हो जाए। तो सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इन द अदर वे में आपको बोलूँ तो सोसाइटी कई बार प्रोटेक्टिव भी होती है। ये बोल रहा कि सोसाइटी की वजह से ये दिक्कतें ही हैं, तो ये भी गलत। सोसाइटी कई बार बहुत प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर, हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है,
ठीक है ना, एक हमारे लिए सोसाइटी एक बहुत बड़ा सहारा हो, ठीक है ना, और सोसाइटी हमको कई तरीके से कह सकते हैं डिसिप्लिन रखता है, एग्जैक्टली। क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो सोसाइटी का वही कह सकते हो डबल एज स्वॉर्ड है, जिस तरीके से हम उसको देखें। एंड अगेन आई वुड से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो नुकसानदायक है, और बहुत ज़्यादा लीनियंट है तो वो भी नुकसान है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मैंने देखा भी है कि जो आदमी है वो अपना दुख, वो अपना दर्द, वो अपनी मेंटल स्टेट एक्सप्रेस नहीं करता, रादर देन जो फीमेल्स है, जो महिलाएं हैं, वो इजीली एक्सप्रेस कर लेती हैं। क्यों है ऐसा, और क्या सोसाइटी भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है? देखो यार, ये तो ना कह सकते हो आप, मेल फीमेल्स में डिफरेंसेस तो होते हैं, ओके। बाकी सबसे मूर्खता वाली बात यही है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्शन बोल रहा है नहीं है, दर्द सबको होता है, दर्द सबको होता है, सबको होता है, और सबको एक्सप्रेस भी करना चाहिए। थोड़ा ना बीइंग अ बॉय, मैं भी ऐसा बोलूँगा कि थोड़ा ये हम लोग कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, और ये एक मेल मेल रिलेशनशिप की मैन्युफैक्चरिंग। आप अपने दोस्तों से कभी सीरियस बात करो, वो चार गाली दे देंगे, दिमाग खराब है तेरा। हाँ, ऑन द कॉन्ट्री जब दो लड़कियां आपस में कोई प्रॉब्लम करती तो बोथ ऑफ देम टेक वेरी मच इंटरेस्ट इन ईच अदर। हाँ, ठीक है ना, तो ठीक है, ऐसा डिफरेंसेस होते हैं, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है। यदि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आई शुड डिस्कस विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, और यदि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उससे मेरे मेलोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाए, ठीक है ना। और थोड़ा सा कई बार लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि इससे कुछ ऐसा पता चल जाए कि आप वीक हो, आप कमज़ोर हो, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम सबके साथ होती है और वो एक फेजिक होती है, कुछ समय के लिए है। तो क्या सोसाइटी ने ऐसा एक कल्चर बनाया है क्या कि अगर मर्द को दर्द हो रहा है तो उसको रोना नहीं है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर? अब इनका जो अपब्रिंगिंग है बचपन से ही सिखाया जा रहा है, बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि अगर तुम साइकिल से गिर गए क्यों रो रहे हो, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। एग्जैक्टली, ये गलत चीज़ है, हाँ, है ना। कई बार हम भी बात करें तो कई बार बोल देते हैं कोई लड़का छोटा बच्चा रो रहा है तो उसको हसीन बोल देंगे, अरे तुम लड़की हो क्या जो रो रहे हो। ये गलत चीज़ है, एंड दीज थिंग्स शुड बी करेक्टेड। यस, यदि हम मेल फीमेल इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को मतलब जो अपन सोचते हैं तो ये हर जगह इक्वल होनी चाहिए। और अब टाइम इज चेंजिंग, नाउ गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ये बोल रहा कि नहीं गर्ल्स कि वो नहीं रोती, वो रोती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं रोती, बहुत स्ट्रॉन्ग। और मेल्स भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, मेल्स भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, तो टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। बट हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एवरीबॉडी शुड एक्सप्रेस, और ये एक नॉर्मल। आप पिछले 10 सालों से रीवा शहर में काम कर रहे हैं, इतने सालों में आपने अपने कस्टमरों, पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा रेयर क्या चीज़ देखी? सबसे ज़्यादा रेयर डिसीज़, वो रेयर इशू क्या देखा जो आपको लगता है कि यार इन 10 सालों में ये चीज़ सब में कॉमन आ रही है? फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा लगा हो कि यार डिप्रेशन के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि यार एंजाइटी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पेशेंट किस बीमारी को लेकर आपके पास आ रहे हैं? पहली चीज़ तो देखो, बहुत सी कस्टमर नहीं है हमारे पेशेंट। सॉरी फॉर वर्डिंग, कस्टमर बोल दिया, भी करें। देखो जैसे मैंने बोला, पेशेंट्स जो आते हैं, जो बीमारियाँ ज़्यादा है उनके पेशेंट्स ज़्यादा है, जो बीमारियाँ कंपैरेटिवली कम है उनके पेशेंट्स कम है। तो सबसे कॉमन पेशेंट्स जो हम लोग के पास आते हैं वो आते हैं एंजाइटी के, हेडेक के, डिप्रेशन के और एडिक्शन। देन आते हैं जो सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ये। और फिर उसके अलावा फिर
कुछ रेयर डिसऑर्डर्स जो उनके पेशेंट, पर ये बता पाना बहुत मतलब दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन एंड अ राइट थिंग टू आंसर, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत वेरी करती हैं, ठीक है ना। बहुत कॉमनली कई बार ऐसा होता है कि सुसाइड्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो ये वेरी करता रहता है, बट सभी तरीके के पेशेंट्स हैं जो आते हैं मदर। बट हाँ, डेफिनेटली आई वुड से हेडेक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली इग्नोर्ड प्रॉब्लम है। इग्नोर्ड, बिल्कुल, कि पेशेंट्स को हो रही है दिक्कत, सालों से दिक्कत हो रही है और वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। इग्नोर्ड थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इग्नोर्ड का मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है पर हम उसका इलाज नहीं करा रहे हैं। एंजाइटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हो रही है बट पेशेंट को भी नहीं मालूम कि ये बीमारी है, घर वालों को भी नहीं मालूम ये बीमारी है, अच्छा, और इलाज नहीं करा रहे। तो जिस चीज़ की एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, कि लोग इन चीज़ों को समझें, और उसमें आप लोग के पॉडकास्ट या यूट्यूब या ये कई बार बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। पेशेंट वीडियोस देखता है, बोलता है अरे यार ये तो मुझे ही है दिक्कत, देन उसको लगता है कि जैसे कल मेरे पास एक पेशेंट आई है, उसको सालों से ओसीडी की दिक्कत है। ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में व्यक्ति के अंदर कुछ विचार आते हैं जो वो जानता है गलत है, बट वो रोक नहीं पाता। जैसे कई बार उसको विचार आएंगे कि जैसे मेरा हाथ गंदा है, हाँ, और वो बार बार हाथ धोए। इस बीमारी में कई बार मरीज को नहाने में 3-3 घंटे लग जाए। एक बार नहाया फिर उसको लगेगा अच्छे से साफ हुआ, फिर दोबारा नहाया, तिबारा नहाया, बार बार कपड़े साफ करना, बार बार दरवाजे की कुंडी चेक करना, उसको लगेगा बंद है कि नहीं बंद है। ये बड़ी जटिल बीमारी होती है। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो मानते ही नहीं, उनको लगता है इसको छुआछूत की परेशानी, कि घर कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उसको लगता है कि अब वो नहाए या उसके कपड़े साफ करो या कपड़े से। वो पेशेंट कल बोली सर मैं इतनी परेशान हूँ कि अब मेरे घर वाले बोलते हैं कि हम तुमको छोड़ देंगे। वो दिन में 4-4, 5-5 घंटे नहाती। फिर उसने यूट्यूब में देखा, बोला तो बोला तब मुझे पता चला मुझे तो ओसीडी की दिक्कत है। देन शी केम कि सर ये ठीक हो सकती है क्या? आई टोल्ड हर कि बताइए आप 6 साल से इस परेशानी को झेल रही हो, आप कब से ठीक रह सकती है? अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, स्लीपिंग इश्यूज, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और जो इन सिचुएशंस को फेस कर रहा है, जो इन डिसीजेस को फेस कर रहा है, वो क्या क्योर करे कि वो ठीक हो जाए, और क्या सिर्फ मेंटल हेल्थ पर असर होता है इन चीज़ों का, या फिजिकल हेल्थ पर भी असर होता है इन चीज़ों का? ये तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में पूरा 1-2 घंटे का पॉडकास्ट है। एग्जैक्टली, मैं ठीक है जी, तो बहुत शॉर्ट टर्म में बताइए कि जिससे लोग आइडेंटिफाई कर पाए। एंजाइटी बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। ओके, हम सबको घबराहट होती है। आप रिमेम्बर कीजिए जब आप 10th का 12th का एग्जाम दे रहे थे, एग्जामिनेशन हॉल में गए थे, टीचर पेपर बांट रहा था, उस समय आपके अंदर जो फीलिंग हो रही थी दैट इज एंजाइटी। ठीक है ना? यदि एंजाइटी नहीं होगी तो आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे, हम अच्छे से मेहनत भी नहीं करेंगे और परफॉर्म भी नहीं करेंगे। तो एंजाइटी इज वेरी, यू कैन से इज अ वेरी नॉर्मल इमोशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, और यदि इस एंजाइटी की वजह से मेरी डेली एक्टिविटी पे प्रभाव पड़ने लग जाए, मेरे रिलेशनशिप में प्रभाव पड़ने लग जाए, तो ये बीमारी का अगेन आई वुड टेक यू कि जो आपने उस समय इमोशन फील किया जब वो पे, सपोज कीजिए वो आपको दिन भर रहे, तो आप कैसा मैसेज इज ए वेरी पेनफुल इलनेस। जिसको एंजाइटी होती है वही जान, छोटी छोटी चीज़ों में डर लगना, घबराहट होना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, हर समय एक अनसर्टेनिटी बनी रहने नहीं चाहिए। ठीक है ना? कई बार आपने देखा होगा किसी को सोशल एंजाइटी होती है, स्टेज में जाते हैं तो स्टेज में थर कांपने लग जाएंगे, पसीना आने लग जाए, लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक हो। इसी में एक पैनिक की परेशानी होती है जिसमें घबराहट के अटैक जैसे आते हैं, ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक, पर वो बेसिकली एंजाइटी का एग्जैक्टली। फोबियाज होते हैं, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया, इतना ज़्यादा डर है कि उन लिफ्ट के अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये सब एंजाइटी, सब एंजाइटी का स्पेक्ट्रम, और इसमें बहुत सारी चीज, बहुत चीज़ों से डर लगता है। एग्जैक्ट। और डिप्रेशन को थोड़ा वो कीजिए। डिप्रेशन बेसिकली मूड की बीमारी है, मूड। इसमें हमारा परसिस्टेंट और परवेजिव लो मूड होता है, उदास मन।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे सैडनेस इज नॉट डिप्रेशन। एग्जैक्टली। सैडनेस इज अगेन अ नॉर्मल थिंग। मैं रिलेशनशिप में था, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे उदास होना नॉर्मल है, ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, वो बीमारी नहीं। डिप्रेशन में क्या होता है कि मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन और बिकॉज ऑफ नो रीजन आई एम फीलिंग सो सैड, आई एम फीलिंग सो लो, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, जिन चीज़ों को करने में पहले मुझे अच्छा लगता था अब मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल एक होपलेसनेस या नाउमीदी वाली फीलिंग आती है, सब बेकार है, कुछ अच्छा नहीं होगा। हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है कि अब मेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता। वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है कि मैं ही बेकार या मेरा ही कोई पर्पस नहीं। तो डिप्रेशन इज अगेन आई वुड से जो इससे गुजर रहा है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में कि आजकल बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस चीज़ के बारे में ओपनली बात करती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कि ऐसा नहीं है। और कई बार हमें क्या लगता है ना कि कुछ बुरा होगा तब डिप्रेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको सब कुछ ठीक चलते हुए भी मलेरिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, वैसे ही लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। और लोनलीनेस को, लोनलीनेस तो देखो, ये लोनलीनेस कोई बीमारी तो है, क्योंकि अकेले लोनलीनेस डिप्रेशन का एक इनहेरेंट हिस्सा है। अच्छा, तो आप इसे कह सकते हैं लोनलीनेस एक सिम्टम, ये बीमारी। अच्छा, तो डिप्रेशन में व्यक्ति के अंदर लोनलीनेस की फीलिंग आएगी कि मैं अकेला हूँ, या किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, वो अकेला बैठा रहे। तो स्लीपिंग इशू भी इसी का हिस्सा हो। इशू अगेन आई वुड से स्लीप इज ए सिम्टम। ऑलमोस्ट सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का एक कॉमन, यदि मैं आपको बोलूँ सिम्टम क्या है, तो वो स्लीप है। प्रॉपर स्लीप। अगर स्लीप ना आना ये एक सबसे पहला इंडिकेटर है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कि पूरी नींद नहीं आ रही। स्लीप डिस्टर्बेंस एंजाइटी में भी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस डिप्रेशन में भी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस साइकोसिस में भी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस बाइपोलरिटी में भी होती है। तो स्लीप डिस्टर्ब आई वुड से ये कॉमन सिम्टम है जो सारे मानसिक रोगों, सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो ये सिर्फ मेंटल हेल्थ पर असर करता है कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर करते हैं? जैसा मैंने बोला अगेन माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। तो यदि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी। वो डिप्रेशन में कई बार अच्छे पॉइंट आपने मुझे रेज किया, कई बार ना क्योंकि पेशेंट्स के अंदर अभी भी लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं, तो वो प्रॉब्लम उनको मेंटल हेल्थ हो रही थी पर वो समझ क्या रहे होते हैं हमको फिजिकल प्रॉब्लम। जैसे एंजाइटी के पेशेंट्स के हमेशा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंजाइटी जिसको होता है उसकी धड़कन बढ़ रही है, हार्ट बीट तेज तेज चल रही है, खाना नहीं पच रहा है, गैस हो रही है, ठीक है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको क्या लगता है कि मुझे यार हार्ट की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम। वो सबसे पहले हार्ट या पेट के डॉक्टर के पास जाता है, वो सारी जांच वाँच कर लेता है और ऑब्वियसली है वो रूल आउट करता है, सारी चीज़ें करने के बाद समझ आता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो कई बार बोल भी देते बेटा तुम्हारे पेट में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है। अब पेशेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाते, बोलता है अजीब डॉक्टर वो बोल रहा है माइंड में प्रॉब्लम, दिक्कत जो पेट में हो रही है वो बोल रहा है कि आपके माइंड में प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है डिप्रेशन और डायबिटीज। डायबिटीज और डिप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायबिटीज बढ़ेगी डिप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा डायबिटीज बढ़ेगी। कई बार पेशेंट डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका प्रॉब्लम है कि दवाई तो खा रहा है, परहेज कर रहा है, शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअली उसको उस समय मूड की भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स, इस वजह से वो कर। तो दे आर इक्वली करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे अदर वे अराउंड भी आप देखिए, किसी को यदि कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो बहुत खुश तो नहीं रह सकता, उसके माइंड में भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड क्यों है। आज के इस कंपटीशन में आज का जो यूथ है वो किस टाइप के मेंटल हेल्थ से लड़ रहा है और वो इसको ओवरकम कैसे करे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपटीशन हमेशा ही से। अच्छा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, वेरी कर रही हैं, ठीक है ना। मतलब आज आप जो काम कर रहे हो शायद जब मैं आपकी उम्र में था तो ऐसा कोई काम एग्जिस्ट करता ही नहीं था।
ठीक है जी। हम जब आज से 20 साल पहले जब तैयारी कर रहे थे तो हमें तो 2 ही काम आता था, या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनो, तीसरा और कुछ पता ही नहीं था। बट आज मुझे लगता है कि कम से कम सैकड़ों ऐसी स्ट्रीम्स हैं। तो ये सोचना कि आज कंपटीशन बढ़ गया है, मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरे फादर के समय पे जो कंपटीशन था, मुझे लगता है कि वही कंपटीशन मेरे समय में था और वही कंपटीशन आज के समय। एज द टाइम पासेस, हम लोग मेडिकली इसको स्विंग इफेक्ट कहते हैं, एज द टाइम पासेस नॉर्मल IQ रेज होता है, ठीक है ना। तो जितना इंटेलिजेंट मेरा बेटा आज 10 साल में है, शायद मैं जब 10 साल का था तो उतना इंटेलिजेंट नहीं था। एंड ये हमारा एक ग्रोथ कर्व होता है, इट्स कॉन्ग्रुएंट स्विंग इफेक्ट। तो जिस हिसाब से आप जैसे कंपटीशन कह रहे हो बढ़ रहा है, उसी हिसाब से लोगों का IQ बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी हिसाब से सोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगेन आई वुड से कंपटीशन जैसे हमेशा से डिफिकल्ट, कंपटीशन की डिफिकल्टी। ऐसा सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन का क्या था कि स्टूडेंट किस मेंटल प्रेशर से लड़ रहा है और वो इसको ओवरकम कैसे करे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप जब कंप्लीट कर रहे हो, उसकी तैयारी पहला स्टेप होता है, आप उसके लिए कंपैटिबल हो कि नहीं हो, ठीक है ना। जैसे जब हम लोग प्री मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैं आज उस चीज़ को देखता हूँ, मुश्किल होता था डेफिनेटली। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुश्किल होता है हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन है, सीट्स लिमिटेड है, तो उसकी तैयारी भी उस एग्ज़ाम का ही पार्ट होता है। तो प्री मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी मेरे मेडिकल का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल में जितनी पढ़ाई या जितनी मेहनत करनी है उसकी शायद वार्म अप वो प्री मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो प्रेशर हमेशा होता है, आप जितने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको उतना बड़ा प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा और उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा, ठीक है ना। ओके, तो यदि आपको बड़ा रिवॉर्ड चाहिए है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें रोने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं आपको एक वाकया बताऊं, मैं जब PG एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैं उन दिनों दिल्ली रहता था। दिल्ली में जिस घर में मैं रहता था उसके सामने एक फ्लाईओवर बना, पीक गर्मियों का समय था, मई जून, दिल्ली की मई जून बहुत गर्मी होती थी। मैं हाफ पैंट और T-शर्ट पहन के कूलर के सामने दिन भर पढ़ता, और जब मुझे लगता था कि ये तो बहुत कठिन काम है, यानी क्या काम, तो मुझे सामने वो मजदूर दिखते थे जो वहाँ काम करते, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये क्या कठिन काम है, कठिन काम तो बेचारे ये कर रहे हैं। इस गर्मी में सुबह से शाम तक बेचारे मजदूरी कर रहे हैं और उसका उनको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। मैं तो कितना आसान काम कर रहा हूँ, कंफर्टेबली बैठा हुआ, पढ़ना ही तो है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द काम यदि आप देखो तो सबसे आसान काम पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मुश्किल होते हैं, तो मेहनत करनी चाहिए आपको अपना 100% देना चाहिए। होना नहीं होना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यदि नहीं हो रहा है तो देन उसका मतलब है कि या तो आप दोबारा फिर से कोशिश करो, और यदि नहीं हो रहा है तो यू शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि शायद इससे बेहतर आपके लिए कुछ होगा, लाइक आपको उसके लिए दे होना चाहिए। बट किसी एक एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये कोई समझदारी को, ठीक है। और सीट्स लिमिटेड है, हर इंसान फर्स्ट नहीं आ सकता। यदि हम नहीं आए हैं तो इट्स ओके, लाइफ में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों। और आप यदि आप इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आसपास बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देख लो, उन सबकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स। आप कई सारे IAS देख लो जो IAS हैं और अच्छा कर रहे हैं, पर शायद किसी ज़माने में उन्होंने भी सोचा होगा कि हम बहुत अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें, वहाँ नहीं हुआ तो उन्होंने कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट किया, देन उन्होंने वहाँ पे मेहनत करके बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो एकेडमिकली नहीं अच्छा कर पाए और शायद आज उन एकेडमिशियन से बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो
हर कोई लाइफ में यदि मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। यदि हम लोग मैं अपने पर्सनल स्फीयर में देखूं, मेरे स्कूल में जो लोग शायद पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज 20 साल बाद मैं देखता हूँ तो वो भी कुछ बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक मिनट। तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं, वो एक जगह नहीं हुआ तो कहीं और होगा। कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी है, कुछ ना कुछ आपके लिए जगह बनी हुई है, वहाँ पे आपके लिए जगह है, वो मिलेगी। आप करते रहो मेहनत, बस यही एक तरीका है। बट मेहनत बंद मत करो। मेहनत बंद, इफ यू फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आप दुनिया के अकेले आदमी नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो। आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो मेहनत करके, आप अपने लिए कर रहे हो, ना अपने घर वालों के लिए एहसान कर रहे हो, आप खुद के लिए कर। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपका काम है। इसके लिए बहुत आप सोचना कि मेरी हर कोई तारीफ करे, क्यों करी। और जब भी आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो हमेशा किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि आपने कोई मेहनत नहीं की है जो मगर तुम स्पोर्ट्समैन। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पढ़ाई ईजीएस्ट चीज़ है, और ईजीएस्ट चीज़ है कुछ भी अचीव करने की, कुछ मिशन करती। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज ध्यान समझिएगा कि आज की जनरेशन यूथ पर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है और ये मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा खराब कर रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो प्लीज़ इन दोनों को अच्छे से समझाइए। मुझे जिस तरीके का सिनेरियो आज तो डेट में दिखा, सोशल मीडिया जब आया था तो इट वॉज वेरी नाइस थिंग, ठीक है ना। हम लोग ऑर्कुट वाले टाइम के, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया वॉज अ वेरी नाइस थिंग। इसने हम लोग को उन लोगों से जोड़ दिया जिनसे शायद हमें मिले बात किए हुए सालों हो गए थे। देन इवेंचुअली जब से सोशल मीडिया सबके हाथ में आ गया, आज की डेट में मुझे लगता है कि जो आपकी जनरेशन है, जो आज की यूथ है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ही सोशल मीडिया। इसी कुछ अच्छे पार्ट भी है, बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, बहुत सारे इन लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत सारा टैलेंट बाहर आ रहा है, बहुत सारी बातें हम एक्सप्रेस कर। बट अगेन एज ए जनरल रूल ऑफ लाइफ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नाउअडेज क्या हो गया है कि हम इस पर डिपेंडेंट होते जा, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, बिकॉज उस स्क्रीन टाइम की वजह से हमारा इतना प्रोडक्टिव टाइम किल हो रहा है। जैसे मैं आजकल की जनरेशन में एक अगेन चेंज देख रहा हूँ कि ये सबका एक नॉर्मल रूटीन होता है, पूरी रात जगते हैं और पूरे आधे दिन सोते हैं। और सबसे पूछो रात को क्या कर रहे हो तो मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल में क्या कर रहे थे, 3 घंटे से आप रील देख। रील्स आर वेरी टॉक्सिक, वेरी वेरी हार्मफुल। रील्स क्या ना हमारा अटेंशन स्पैन को कम कर। शुरुआत में यदि आप देखो तो पहले YouTube जब आया था तो आप 20-25 मिनट 30 मिनट के वीडियो देख रहे। आज भी आप जो ये शूट कर रहे हो बहुत लंबा हो गया, तो मुझे पता नहीं आप इसको कैसे डालो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की पब्लिक लंबे वीडियो देखना ही नहीं चाहती। नाउ व्हाट दे वांट 30 सेकंड। उतने में एंगेजिंग करना है, उसको अच्छा देना है, ठीक है ना। तो इसको आप जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन अदर वे अराउंड। हमारा अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन कितना कम होगा, हम 30-40 सेकंड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। देन वी वांट अदर थिंग। और अगेन आई वुड से जितना हार्मफुल शराब पीना है, जितना हार्मफुल अफीम लेना है, आजकल उसी तरीके से इंटरनेट या मोबाइल। एंड हमारी नोजोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, वी हैव एन इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। ओके। और ये भी हमारे ब्रेन में वही चेंजेस लाता है जो शायद कोई और नशा, ये भी वही न्यूरोएंडोक्राइनल सिस्टम में इम्पैक्ट डालता है, वही हार्मोन सीक्रेट करता है जो कोई नशा से। इसको छोड़ने के बाद भी वही रिएक्शन होता है जो किसी और नशे को छोड़ने के बाद। यदि शराब पीने वाला व्यक्ति एकदम से शराब छोड़ देता है तो उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, कई बार फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। एग्जैक्टली। हाथ में कंपन आ रहा है, झटके आने लगते हैं। एग्जैक्टली। इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। आज की डेट में मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, इसका मोबाइल ले लिया तो लड़का घर से भाग गया है।
इसका मोबाइल ले लिया तो सामान तोड़ फोड़ मचा दिया उसने। हाँ, तो एक्सेस यूज ऑफ एनीथिंग इज आउट, इसका तो ध्यान रखना जरूरी। बाकी ये बहुत लंबा टॉपिक, इसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। क्या सेक्स लाइफ प्रभाव डालती है मेंटल हेल्थ पर? डेफिनेटली healthy sex life is very important for a good mental as well as physical health. But it has to be responsible, it has to be safe, ठीक है, और it has to be consensual. ये ज़रूरी है, बट सेक्शुअल हेल्थ की बहुत इम्पोर्टेंस है, और अगेन इसकी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं, इसीलिए मैं कई बार इसको एक्रोनिम में बोलता हूँ कि इट इज़ मोस्ट अफेक्टेड एंड लीस्ट डिस्कस्ड प्रॉब्लम। और पर्टिकुलरली सेक्सुअल हेल्थ के बारे में हम जो लर्निंग लेते हैं वो सब बहुत गलत जगह से लर्निंग ले रहे हैं, बिकॉज अवेलेबिलिटी है, तो बहुत कम एज में लोग पोर्नोग्राफी से अवेयर हो जाते हैं, तो वहाँ से जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत एडिटेड है और बहुत, कह सकते हो कि बहुत सही नहीं है। उसको लेकर कई बार मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, उसको लेकर कई बार ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिससे आगे चल के बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी अवेयरनेस, उसकी राइट इंफॉर्मेशन बहुत। Why mental health issue is increasing day by day? Why? मेंटल हेल्थ, देखो मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं था पहले नहीं हो, पहले भी बहुत होती, ओके, पर पहले से कंपैरेटिवली अभी अवेयरनेस बढ़ी, ठीक है, ठीक। सेकेंडली, पहले ना लोगों की कोपिंग आज के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर, स्ट्रेस को, मैं ये कह सकता हूँ स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी बेहतर। एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग, हर जगह हम चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। एज ए पेरेंट यदि मैं अपने आप को देखूँ तो आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पैम्पर्ड हैं, ठीक है, Exactly. ओवर केयर है वो की, स्ट्रेस झेलने की क्षमता उनकी कम है। कॉलेज में बच्चे जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा रैगिंग को तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि सम अमाउंट ऑफ रैगिंग वाज वेरी हेल्पफुल फॉर नॉर्मल डिसिप्लिन, एंड यू नो वो अगेन हमारे लिए एक रेजिलियंस या कोपिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो कोपिंग कमज़ोर हो रही है, लोग इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे अगेन मैं बात करूँ, जब मैं कॉलेज की शुरुआत में था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मैं अपने पेरेंट्स से 1 हफ्ते 10 दिन बात नहीं होती थी, लैंडलाइन में डब्बे में बात हुआ था, ठीक है ना, एंड वी वर ओके। बट आज यदि मैं किसी पेरेंट्स से बोलूँ कि आप 10 दिन तक अपने बच्चों से बात नहीं करो, तो उनकी तो जान सूख जाएगी, है ना, हम इतने एंशियस हो जाए। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम होती है, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर या लचर बना रहे हैं। Exactly. हम बहुत ज़्यादा गैजेट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लाइफ को बहुत इजी करते जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए कोई इजी विकल्प है, एक इजी ऑप्शन है, वो करते जा रहे हैं। अदर वे मैं बोलूँ, हम अपने ब्रेन का भी यूज़ करना कम करते जाए, बिकॉज हर चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है कि हम अपने दिमाग पे भी जोर डाल। मैं भी आपको कोई चीज़ पुरानी पूछूंगा, आपको याद नहीं आ रही है, तो शायद आप दिमाग में जोर नहीं डालोगे, आप सबसे पहले उसकी गूगल कर लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोन कर रही हैं मेंटल इलनेसेस के लिए। ओके। प्लस एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है अब बढ़ रहा है, अब ये कि अब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, उसका अगेन आई वुड से रीज़न एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी हर चीज़ की इतनी ज़्यादा है। शायद मेरे फादर ने जैसे काम करना शुरू किया होगा तो पहले 5-7 साल तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनके पास कार होगी, बट आज की डेट में बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे पास कार हो, ठीक है, 25,000 की सैलरी है, बट दे वांट कि मेरे पास 5 लाख 7 लाख की कार होनी चाहिए। तो हम अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम एडेड अपने ऊपर स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इच्छाएं रख रहे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हमको, उसका रीज़न है कि हर चीज़ आप आज की डेट में देख सकते, ठीक है ना, हर चीज़ की अवेयरनेस है आपके पास,
अवेलेबिलिटी चीज़ों की बढ़ गई है, तो उसके चलते एक रीज़न है कि बहुत जल्दी एक फीलिंग आ जाती है फेलियर की, बहुत जल्दी एक फीलिंग आ जाती है कि हम सफल नहीं है, पेशेंस कम हो रहा है इनको। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि आज जो मेंटल की इश्यूज बढ़ गए। ओके, द लास्ट सवाल, लोग अपने मेंटल हेल्थ इशू का खुद ही सॉल्व करने लगते हैं, उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए? साइकेट्रिस्ट कितना ज्यादा हेल्पफुल है उनके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए? तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, देखिए, हर मेंटल हेल्थ इश्यूज आप खुद से नहीं, एग्जैक्टली, और मेंटल हेल्थ इश्यूज आप रोज खुद से सॉल्व। यदि कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सनल और ऑक्यूपेशनल स्पेयर में फर्क पड़ रहा, मतलब एक नॉर्मल टेम्परामेंट होता है किसी का, किसको जल्दी घबराहट हो जाती है, जल्दी परेशानी होती है, ही इज फाइन, घर पे भी अच्छे से रह रहा है, काम भी अच्छे से कर पा रहा है, और एक है कि मुझे उसकी वजह से मैं ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही, ठीक है ना। तो यदि किसी मेंटल हेल्थ इशू से आपके पर्सनल या ऑक्यूपेशनल स्फीयर में दिक्कत आ रही है, या आप महसूस कर रहे हो कि मैं इन सारी चीज़ों से मेरी नॉर्मल लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, तो डेफिनेटली यू शुड सीक एडवाइस ऑफ साइकियाट्रिस्ट। सेकेंडली, हर चीज बोलने, बताने या समझाने से ठीक नहीं की जा सकती। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी दवाइयां हैं, दे हेल्प, बिकॉज अगेन मैं बोलूँ ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल, इन सब चीज़ों की वजह कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ में, ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम्स होते हैं, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनके इम्बैलेंस की वजह से ये सारी परेशानियाँ होती हैं। एंड जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी होती है, इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो शुगर बढ़ जाती है, आप दवाई देते हो उससे इंसुलिन सीक्रेट होता है तो शुगर और बढ़ जाती है। ऐसे ही ब्रेन में होता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, इनके इम्बैलेंस की वजह से ये परेशानियाँ होती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके इम्बैलेंस से जिससे ये इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, तो इनमें आराम मिल जाता है, ठीक है। कई लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि साइकियाट्रिस्ट नींद की दवाई दे रहे हैं, इनकी दवाइयों से नींद आती है, इनकी दवाइयों से आदत पड़ जाती है। तो ये सब कुछ मिथ्स है, कुछ भ्रांतियाँ हैं जिनको कोई समाज से दूर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एंड विथ नॉर्मल ट्रीटमेंट, पेशेंट जो मेंटल हेल्थ के इलनेस के पेशेंट हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और दवाइयाँ बंद हो जाती। कई बार ये भी लोग सोचते हैं कि दवाइयाँ जिंदगी भर चलती है, तो ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो ठीक हो जाए। इस पॉडकास्ट से मैंने एक चीज़ सीखी, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल मेंटल हेल्थ के लिए खास तौर से, क्योंकि आप बता भी नहीं सकते ना, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं बता दूंगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है तो लोग क्या समझेंगे। पहली चीज़ अवेयर है। दूसरी चीज़, साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कोपिंग करने के लिए, समझने के लिए आपको। और जब भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं तो आपको सब कुछ बताना चाहिए। ये चीज़ नहीं कि मैंने अगर उनको बता दिया तो वो कैसा सोचेंगे, और मैं अगर उनके सामने रो दिया तो वो कैसा सोचेंगे। तो आपको पूरी तरीके से अपनी चीज़ें डिटेल्स बतानी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा हेल्प कर सके आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस देखिए क्या है, अवेयरनेस होगी तभी तो उसके ऊपर कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है तो आप उस प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो आपको पता भी नहीं होगा, कि आपको लगेगा ये मेरे जीवन का पार्ट। एग्जैक्टली, अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस का मतलब पागलपन नहीं हो। एक्चुअली पागलपन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, इट इज अ स्लैंग, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती या इन्हें ये प्रॉब्लम नहीं सकती, कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है ना। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी लाइफ की क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं 6 साल से प्रॉब्लम चल रही है, 10 साल से प्रॉब्लम, और वो आइडेंटिफाई नहीं साहब कि ये क्या डेली लाइफ में चल रहा है, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है ही। वो क्या करते हैं, लाइफ इंसिडेंट से एट्रीब्यूट करते चलते, या फिर डिनाई, मेरी लाइफ में ये गलत है इसलिए ये, या फिर डिनाई करते जाते हैं खुद को कि ये तो हो ही रहा है ना, ये सारी रीजन से हो रहा है। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये मुझे बीमारी है।
तो इस चीज़ को जल्दी भापना चाहिए और अपने साइकेट्रिस्ट को बहुत जल्दी भागना चाहिए। यानी किसी भी इलनेस में, नॉट ओनली मेंटल इलनेस, किसी भी इलनेस में हम जितनी जल्दी उसको उस पर इंटरवीन करते हैं ना, वो उतनी जल्दी, जितना ज़्यादा लंबा समय अनट्रीटेड निकालते हैं वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड। फिर बहुत ज़्यादा मज़ेदार पॉडकास्ट हुआ है मेरी लाइफ का अभी तक। थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, दर्शकों को हमारे इतनी अच्छी पॉडकास्ट, इतनी अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड मज़ा आया आज का पॉडकास्ट करने में। लिटरली बताऊं तो ये अभी तक की मेरी बेस्ट पॉडकास्ट है, जो मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी, और ये पॉडकास्ट जो भी ऑडियंस सुनेगी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और वैल्यूएबल होगी। तो सो अगेन थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए। तो यही रही आज की पॉडकास्ट। आप बताइए हमें ये पॉडकास्ट आपके लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हम डे बाय डे अच्छी पॉडकास्ट निकाल रहे हैं जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके टाइम को वैल्यू करती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई अच्छी पॉडकास्ट बनाए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेंटल हेल्थ इलनेस को और ज़्यादा अवेयरनेस मिले, लोग इसके बारे में जाने, ताकि उनको समझ में आए कि ये भी एक टाइप की बीमारी है। तो एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।